Okay, my dear students, now we will discuss about another cycle, कार्बन साइकिल. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. ठीक है, अब हम कार्बन साइकिल को डिस्कस करते हैं कि कार्बन साइकिल क्या है. ठीक है, तो लाइक नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्या है देखिए कार्बन साइकिल. कार्बन इज फाउंड इन वेरियस स्टेट्स ऑन अर्थ. अर्थ में वेरियस स्टेट में कार्बन में मिलता है. ठीक है, एक एलिमेंटल स्टेट की बात की जाए तो उसमें डायमंड और ग्रेफाइट जो कार्बन के एलोट्रॉप्स है तो उसके फॉर्म में मिलता है. ठीक है, और बात की जाए अगर कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड का मतलब कार्बन किसी के साथ कंबाइंड हो जाए. ठीक है, मॉलिक्यूलरली कंबाइंड हो या फिर उसके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो दोनों के बीच में, तो वो कंबाइंड स्टेट है. तो कंबाइंड स्टेट में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, तो ये इसके स्टेट्स हैं कार्बन के. ठीक है, राइट. एंड फ्रॉम वेरियस मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इनके फॉर्म में कार्बन हमें मिलता है. अगर और ज्यादा हम कहें तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे फ्यूल हैं बॉडी के, फैट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सभी कंबाइंड स्टेट है कार्बन की जहां पे वो अदर मिनरल्स के साथ में या कहें या अदर एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन होता है. ठीक है, तो ये स्टेट है कार्बन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ठीक है, हमारी लाइफ का. तो क्या है कार्बन साइकिल देखिए, द साइक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल. ठीक है, सो सिंपल. एक साइक्लिक एक फ्लो या साइक्लिक एक चेन जिसमें कार्बन फ्लो हो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में, तो उसे हम कहते हैं कार्बन साइकिल. तो क्या क्या स्टेप है उसके. पहला स्टेप है फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन, कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है उसे तो फिक्स किया जाए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है. और दूसरा है रिटर्न ऑफ द फिक्स कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर. जो कार्बन अब फिक्स हो चुकी है, अगर उसे किसी बायोटिक कंपोनेंट ने कंज्यूम कर लिया है, देन फिर उसको अगेन फिर से रिटर्न किया जाए एटमॉस्फेयर में, जिससे वो साइक्लिक मैनर में फ्लो हो सके. ठीक है, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, स्टेप्स हैं कार्बन साइकिल के. पहले फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन और सेकंड वन इज रिटर्न करना उसे फिक्स कार्बन को एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इनको. फिक्सिंग कैसे होगी देखिए एटमॉस्फेरिक कार्बन की. द एटमॉस्फेरिक कार्बन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एग्जैक्टली, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही कार्बन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, जो कंबाइंड स्टेट है कार्बन की. और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिक्स होता है देखिए, पहले फोटोसिंथेसिस. हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है. ठीक है, जिससे प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. तो उस प्रिपरेशन में जनरली वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं. तो इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देन फोटोसिंथेसिस से फिक्स होगी. उसके बाद कार्बन इनकॉर्पोरेशन इन एनिमल्स. उसके बाद जो कार्बन है वो हम जनरली मल्टीपल जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकी बॉडी में वो इनकॉर्पोरेट होगा. हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर वो कार्बन से ही बना है. ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी कार्बन प्रेजेंट होगा, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. फॉसिल फ्यूल की अगर बात की जाए, जो भी फॉसिल फ्यूल है लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कोक है, तो ये जो भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैसेस हैं, तो इन सभी में एक कार्बन एक मेन इनका कंपोनेंट है. ठीक है, फॉसिल फ्यूल का. ठीक है, और जब वो बर्न होते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. इसीलिए कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल को हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, स्विच टू नेचुरल गैसेस. ठीक है, या फिर ऐसे फ्यूल जो जनरली हार्मफुल गैसेस को एमिट नहीं करते लाइक सीएनजी एंड अदर फ्यूल्स. ओके, तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे एटमॉस्फेरिक कार्बन की फिक्सिंग. तो तीन तरीके से एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्स होंगे. फर्स्ट फोटोसिंथेसिस से, दूसरा कार्बन जो इनकॉर्पोरेट होता है लिविंग वर्ल्ड में, एनिमल्स में स्पेशली, एंड सेकंड वन इज फॉसिल फ्यूल. ठीक है, अगर हम बात करें कैसे कार्बन को रिटर्न करते हैं, तो देखिए द कार्बन फिक्स्ड कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न होगा या बायोस्फीयर में रिटर्न होगा वेरियस वेज से. कौन से? पहला है रेस्पिरेशन. जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो रेस्पिरेशन करता है. ठीक है, मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो जब वो ऑक्सीजन को इनहेल कर लेगा तो आफ्टर दैट, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है सर्वाइवल के लिए. आफ्टर इनहेल, ठीक है, इनहेलेशन ये एसेंशियल स्टेप है कि जब एक्सहेलेशन किया जाए तो गैस को भी रिलीज किया जाए. तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो रेस्पिरेशन में चाहे कोई प्लांट्स है, एनिमल है, सभी रेस्पिरेशन करते हैं, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए. तो आफ्टर रेस्पिरेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं.
ठीक है। प्लांट्स में भी यही होता है कि वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एनिमल्स में भी यही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। लेकिन प्लांट्स में ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है एट डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है कि जब सनलाइट अवेलेबल होती है तो प्लांट्स स्विच कर जाते हैं दूसरी प्रोसेस में, मतलब एनारोबिक प्रोसेस में, कि जहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सकें बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, यस, प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह लिविंग ही है। ठीक है। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करेंगे जिससे अपने फूड को प्रिपेयर कर लेंगे, और नाइट के टाइम में जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो वो फिर से हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन को यूज करेंगे। ठीक है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि नाइट के टाइम पे आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जिससे सफोकेशन या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। ठीक है। तो ये थोड़ा स्टोरी थी रेस्पिरेशन के लिए। कंबशन की बात की जाए तो कंबशन में जनरली हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे फिर लेटर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उसको माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजिशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिससे वो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाए। ठीक है। डिकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, वो एयर में भी हैं, सॉइल में भी हैं, जो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं। तो इन दिस साइक्लिक वे जो कार्बन है वो बोथ, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है। इफेक्ट क्या है अगर कार्बन का इम्बैलेंस हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो देखिए ग्रीन हाउस हो जाएगा। ठीक है। ग्रीन हाउस का मतलब है इट इज अ ग्लास एनक्लोजर इन विच सोलर हीट इज ट्रैप्ड to increase the temperature inside in comparison to the outside temperature। ठीक है। एक ग्लास सील्ड है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए उस पर्टिकुलर प्लेस का जो कंप्लीटली एनक्लोज्ड है। ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल एक ग्लास का कोई एक ऐसा रूम है जहां पे सोलर एनर्जी तो एंटर हो रही है, ठीक है, लेकिन इमिट नहीं हो रही है। ठीक है। उस रेट से जिस रेट से वो एंटर हो रही है, तो उस कंडीशन में जनरली क्या होगा कि इसके इनसाइड जो टेम्परेचर है वो कंप्लीटली कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। लेट्स फॉर एन एग्जांपल समझते हैं। अगर आप कार में बैठे हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए जनरली पूरे शीशे वगैरह आप क्लोज कर लेते हैं, और डे टाइम है तो कुछ टाइम के बाद क्या है कि गर्मी का एहसास होने लगता है। इट मींस दैट बाहर का जो टेम्परेचर है वो इनसाइड टेम्परेचर से जनरली कम है। अंदर गाड़ी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसे सफोकेशन सा फील होने लगता है। ठीक है। इसीलिए हम विंडोज वगैरह डाउन कर लेते हैं जिससे जो एयर है वो फिर से एंटर हो सके, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है। तो वही कंडीशन है ग्रीन हाउस में कि जो सोलर रेडिएशन है वो एंटर तो हो रही है अर्थ में, लेकिन उस रेट से वो फिर से बैक नहीं जा रही जिस रेट से एटमॉस्फेयर में, जिस रेट से वो एंटर हो रही है। ठीक है। मतलब जो भी सोलर रेडिएशन एंटर हो रही है, ठीक है, वो काफी ज्यादा है, लेकिन उनका जो इमिशन है वो काफी कम है। तो ड्यू टू दिस वो जो सोलर रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाती है और हीटिंग कॉज करती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। तो कौन कौन सी गैसेस हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेजर ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन्स हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड और सम अदर ट्रेस गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो क्या कर रही हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हैं। राइट। An atmospheric phenomenon in which solar radiation and heat enter but not allowed to leave. As I told you, the Earth surface thereby resulting in rise in temperature is called greenhouse effect. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें अर्थ में तो सोलर रेडिएशन एंटर होती है लेकिन उस रेट से वो इमिट आउट नहीं हो पाती, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेस बिहाइंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट आर दीज कॉजेस? Let's discuss. First, excessive cutting down of forest. It means deforestation is one of the most important reason behind greenhouse. क्योंकि अगर प्लांट्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेंगे, उससे फिर लेटर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी। तो डिफॉरेस्टेशन एक मेजर रीजन है
फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट जो स्मोक को रिलीज करते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, अदर गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, burning of fossil fuel increases the level of carbon dioxide in the atmosphere। फॉसिल फ्यूल को हम जो भी बर्न करें, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जनरली कंडीशन है जब कार्बन साइकिल का क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, कार्बन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, देखिए कार्बन साइकिल है, ओके, जो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन सनलाइट से, प्लांट ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। ठीक है, देन फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह, फिर सभी जो एनिमल्स हैं, चाहे मैंने बताया प्लांट्स में रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करेंगे उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये कोई एनिमल या प्लांट अगर डेड हो गया तो डिकम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, फिर से बैक। फैक्ट्रीज वगैरह से जो भी इमिशन होगा गैसेस का, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सो हियर इन दिस वे अ साइक्लिक मैनर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहेगी, इनसे रिलीज होगी, प्लांट्स यूज करेंगे, देन एनिमल डिकम्पोजिशन, बैक टू एटमॉस्फेयर, देन अगेन फिक्स। तो एक साइक्लिक मैनर में अगर कार्बन सर्कुलेट होते रहे तो उसे हम कहते हैं कार्बन साइकिल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसी से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। क्या है देखिए, the rise in earth average temperature in its surrounding environment due to increase in greenhouse gases is termed as global warming। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिंपल ये है, ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और उससे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसी फिनोमेनन, उसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो इन अदर वर्ड्स, ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एग्जैक्टली, ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो ये सभी सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही हैं, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं आजकल। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का? ठीक है, कॉजेज तो हमने डिस्कस कर लिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कॉजेज हैं वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉजेज हैं। इफेक्ट क्या होगा? रिस्क। ठीक है, अगर ये ऐसा ही होता रहा तो वेल, rise in sea level due to excessive melting of glacier and ice caps। जो भी आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये मेल्ट होंगे, जिससे सी लेवल इंक्रीज होगा, और जो भी कोस्टल कंट्रीज हैं या फिर कोस्टल एरियाज हैं, उनमें फ्लड, सुनामी, ऐसी कोई भी नेचुरल जो फिनोमेनन है वो हो सकता है। ठीक है, नाउ चेंज इन एनुअल रेनफॉल पैटर्न, जो एनुअल रेनफॉल का पैटर्न है हमारा, वो कंप्लीटली चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो बेमौसम बरसात होना, रेनफॉल का एक्यूरेसी से रेनफॉल ना होना, तो ये सभी रीजन है। ठीक है, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ रिवर्स एंड पॉसिबल सबमर्जन ऑफ आइसलैंड। ठीक है, जो मैंने बताया कोस्टल एरिया जो आइसलैंड हैं वो सबमर्ज हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो, या फिर जो हमारे ग्लेशियर हैं, आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट होते रहे। इसी रेट से सॉइल में बिकम ड्राई ड्यू टू इंटेंसिव सोलर हीटिंग। एग्जैक्टली, अगर ज्यादा सोलर हीट हो, ज्यादा टेम्परेचर हो, तो उससे सॉइल भी ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसका जो ह्यूमस है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लीव हो जाता है, रिलीज हो जाएगा, जिससे फर्दर क्रॉप का प्रोडक्शन भी इनहेबिट हो सकता है। तो दीज आर सम कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में कि वो क्या है।